डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चार धाम में मोबाइल बैन, मंदिर के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। चार धाम यात्रा की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। अब चार धाम यात्रा में ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा किया जाएगा सीमित। काशीपुर में किसान सुखवंत आत्महत्या केस में एसआईआई की जांच हुई तेज। एसआईआई टीम पहुंची मृतक सुखवंत सिंह के घर। परिजनों और अन्य साक्षी के दोबारा बयान दर्ज किए गए। ऊधम सिंह नगर में सूरजमल यूनिवर्सिटी के गेट पर नर्सिंग के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन पर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप। कॉलेज के पास आईएनसी से मान्यता नहीं, फिर एडमिशन जारी। मसूरी में सड़क से करीब 200 मीटर नीचे नाले में गिरी कार। हादसे में एक शख्स की मौत। रात में होटल में खड़ा कार नाले में कैसे गिरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। आगामी चारधाम यात्रा 2026 की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के फोन सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा सीमित किया जाएगा, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर की तैयारी बैठक में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल को जमा कराने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे दो धाम हैं, हमारे चार धाम श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये शीतकालीन के लिए ऐसी परंपराएं हैं वहाँ पर। और वहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं और वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, सभी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई की कि भगवान इस समय जो है कि ध्यान में होते हैं, साधना में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी मनुष्य की जो आवाजावी नहीं रहती है। तो उन परंपराओं को देखते हुए उन परंपराओं पर हमको भी पालन करना चाहिए। ये सनातनी परंपरा लंबे समय से जो है कि चल रही, कि उस समय जो है कि वहाँ पर मैं समझता हूँ कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वहाँ के तीर्थ पुरोहित और उन सबका कहना था। उन्होंने मंदिर समिति में इसकी शिकायत दर्ज की थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, बताइए, चारधाम में मोबाइल बैन का क्या फैसला लिया गया है? तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जब 6 महीने कपाट बंद रहते हैं, उस समय किसी भी तरह से विघ्न जो है वो वहां पर नहीं होता है। कहा जाता है कि जो भगवान है, चाहे भगवान बद्री विशाल की बात करें या बाबा केदार की बात करें, वो शीतकाल में वो वहां पर पूरी तरह से जो है वहां पर हर चीज वहां पर बंद होती है, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। और ऐसे में आजकल एक प्रथा सी बन गई है कि लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाकर खूब उसको प्रसारित कर रहे हैं। इसी के बाद इसका विरोध हुआ और विरोध होने के साथ ही अब सीधे तौर पर कह दिया है कि कोई भी वहां पर मोबाइल लेकर इस समय, जिस समय आप देखें कि पूरी तरह से यात्रा बंद है, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, वहां पर यात्रा पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में इस समय वहां पर कोई भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ना हो, इसके सीधे तौर पर आदेश दे दिए गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। ऋषिकेश वन भूमि मामले में अगली तारीख 20 फरवरी है, लेकिन इससे पहले ऋषिकेश क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। वहीं ऋषिकेश क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में वो अपनी क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वन विभाग को लेकर भी तलक टिप्पणी की है। ऐसे में वन विभाग को भी अदालत में स्पष्ट करना होगा कि इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण कैसे हुआ। हमने इस बीच में ये भी चाहा कि चाहे नगर निगम का वो भूमि क्षेत्र आता है, चाहे वो स्थानीय लोग हैं जो प्रभावित हैं, वो भी अपना वकील खड़ा करें, इधर से सरकार भी पैरवी करे। इन सब के बाद एक अगली तारीख 20 तारीख लगी, यानी 20 फरवरी। हमारा ये मानना है कि उस जमीन पे इन सब बातों को देखते हुए वहां की जनता में रोष भी है, आक्रोश भी है, और निश्चित रूप से जो आदमी 75-80 साल से रह रहा है उसको कम से कम ऐसे उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, मानवीय आधार कहिए या किसी भी आधार पे कहिए। मैंने एक और फिर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की और उनको कुछ विकल्प सुझाए हैं, ताकि
एक राहत जनता को मिले और कोई बड़ी परेशानी ये सारी चीजों के लिए ना आवे। हाँ, इस बीच में हमारे कुछ लोगों ने वहाँ पे कुछ अनशन शायद शुरू किया है और मैं भी वहां जाऊंगा, लेकिन जनता जो है किसी भी कीमत पे जनता को राहत मिलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। अच्छा, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है सतीश, बताइए। देखिए, मैं बात करूं, वो सबसे पहले मामला आया था दो पक्षों में। दो पक्षों का मामला था, दो पक्षों में जब बहस हुई थी तो तब जाके वो मामला तूल पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट गया। वो वन भूमि का मामला था, ये भट्टों वाला और कुछ जगहों का केस में। तो जो लगातार जब विवाद बढ़े तो विवाद बढ़ने के बाद जो है इतना मामला पकड़ा कि उससे सबको दिक्कतें हुई, सबको परेशानियां हुई और उससे जो है लोगों के काफी फिर तब वन विभाग गया। वन विभाग के जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो वन विभाग गया। वन विभाग ने जो है काफी जगह तोड़फोड़ की स्थिति बनी। जो लोग पहले से बचे हैं 60-65 साल से, उनके साथ दिक्कत होने लगी तो तब ज्यादा दिक्कत हुई। तो उसके बाद फिर विधायक ने भी वहां पे सभी लोगों को समझाया बुझाया कि भाई, और वन विभाग वालों को बताया कि जो ये है इसका बीच का कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए और लोगों से जो है घर न तोड़े जाएं। जी धन्यवाद सतीश तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मॉडल जिले चंपावत में प्रशासन की संवेदनशील और जनोन्मुख कार्यशैली एक बार फिर सामने आई, जब जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शनिवार देर रात अंबेडकर गांव नरसिंह डांडा में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। ये चौपाल केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए सम्मान, विश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। कभी सामाजिक भेदभाव और हीन भावना से गुजरने वाले समाज के लिए ये पल ऐतिहासिक रहा, जब जिले का शीर्ष अधिकारी स्वयं बस्ती में पहुंचकर आम लोगों से आत्मीय संवाद करता नजर आया। बस्ती के बीच चौपाल लगाकर डीएम मनीष कुमार ने ग्रामीणों का हालचाल जाना और एक एक कर उनकी समस्याएं भी सुनी। ग्रामीणों ने जीआईसी परिसर में अंबेडकर भवन व बारातघर निर्माण, क्षेत्र पंचायत भवन की मरम्मत, जंगली जानवरों से बचाव के लिए तारबाड़, ओपन जिम, खेल मैदान और लाइब्रेरी जैसी मांगे रखी। जिलाधिकारी ने सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसका असर ये रहा कि संबंधित विभागों ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। रात्रि चौपाल के दौरान ललित को हुए नुकसान की भरपाई के आदेश मौके पर ही जारी किए गए, जबकि उषा देवी को गौशाला उपलब्ध कराई गई। वहीं पिछले 3 वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन के लिए परेशान लक्ष्मी के घर समाज कल्याण विभाग की टीम पहुंची और आवश्यक कागजात तैयार किए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पात्र लोगों को पेंशन और दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि अधिकारी स्वयं गांव में आकर कार्य करेंगे। ग्राम प्रधान चंचला देवी ने कहा कि जिलाधिकारी को गरीबों के बीच जमीन पर बैठकर बात करते देख ऐसा लगा मानो ईश्वर ने गांव को एक बड़ा सहारा दे दिया हो। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा जिलाधिकारी दिया है जो हर वर्ग की सुनता है और सीधे जनता के बीच पहुंचकर संवाद करता है। रात्रि चौपाल में एसडीएम सदर अनुराग आर्य एवं बीडीओ अशोक अधिकारी भी मौजूद रहे। नरसिंह डांडा की ये रात्रि चौपाल प्रशासन की उस सोच को दर्शाती है जहां आज शिकायत कल एक्शन केवल नारा नहीं बल्कि जमीन पर उतरता हुआ चंपावत मॉडल बन चुका है। तेजी से बदलते शैक्षिक परिदृश्य और समाज में नैतिक मूल्यों की घटती संवेदनशीलता के बीच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शिक्षा जगत के लिए एक सार्थक, चिंतनशील और दूरदर्शी पहल बनकर सामने आई है। शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिक्षाविदों, विचारकों और शोधकर्ताओं ने शिक्षा के वर्तमान स्वरूप, भविष्य की चुनौतियों और नैतिक मूल्यों की अनिवार्यता पर गंभीर विमर्श किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का विधिवत शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप मणि त्रिपाठी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति नवीन चंद्र लोहनी,
जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उद्घाटन स्तर में अतिथियों ने आधुनिक शिक्षण व्यवस्था की चुनौतियों, विद्यालयों में नैतिक मूल्यों के चरण, एआई एवं डिजिटल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल युग में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आधुनिक तकनीक से भले ही समृद्ध हो रही हो, लेकिन अनुशासन, ईमानदारी, संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक मूल्य आज भी शिक्षा की आत्मा है। यदि शिक्षा केवल सूचना, ज्ञान और कौशल तक सीमित रह जाए तथा चरित्र निर्माण और मानवीय मूल्यों की अपेक्षा हो तो समाज और राष्ट्र की दिशा भटक सकती है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को देश भर से व्यापक सहभागिता मिली है। बड़ी संख्या में शोध पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अनेक का प्रस्तुतिकरण 2 दिवसीय आयोजन के दौरान किया जा रहा है। संगोष्ठी के विभिन्न स्तरों में शिक्षा, नैतिकता और समाज के आपसी संबंधों पर गंभीर और सार्थक विमर्श हुआ। शैक्षणिक चर्चाओं के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया। लोक संस्कृति, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ। संगोष्ठी के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया कि शिक्षा ही समाज परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति है और इस शक्ति की जड़ें नैतिक मूल्यों में निहित है। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तकनीक के साथ साथ मनुष्य के भीतर नैतिकता की लौ का निरंतर जलते रहना अनिवार्य है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान खुशवंत आत्महत्या प्रकरण में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। बीते दिन घटनास्थल की जांच हुई। आज पहुंचे मृतक किसान के घर एसआईटी की हर पहलू पर जांच कर रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या कांड सबसे सुर्खियों में रहा। पुलिस पर तरह तरह के सवाल उठते रहे। अब एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। कल घटनास्थल पर हर पहलू से जांच की गई। मृतक के घर पहुंचकर हर पहलू पर जांच की गई और परिजनों से पूछताछ भी की गई। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में गठित एसआईटी टीम आज एसपी चंपावत अजय गणपति के नेतृत्व में मृतक किसान सुखवंत सिंह के घर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज किए गए। जो भी विवेचक पहले पूर्व में रहे हैं, जिस भी जिले से रहे, उनसे सारे दस्तावेज जो कार्य उसमें हुआ था वो सारा हमारे कब्जे में लिया जा चुका है। और आईओ जो है, आईओ के साथ में आईजी एसआईटी जो है और हमारी पूरी टीम कल काठगोदाम थाने के अंदर जो घटनास्थल था जहाँ पे एक्चुअल सुसाइड हुआ है, वो घटनास्थल का निरीक्षण पूरे फील्ड यूनिट के साथ हमने किया है और वहाँ पे जो भी साक्ष्य थे उनका संकलन किया है। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर काशीपुर क्षेत्रांतर्गत जो ये जहाँ पर एक्चुअल आईटीआई थाना क्षेत्रांतर्गत जो मृतक का घर है वहाँ पर आए हुए हैं और मृतक के परिवार के साथ और उनके अन्य जो साक्षी होंगे उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं और डिटेल में इनका बयान दर्ज दोबारा से किया जा रहा है। आवास विकास चौकी क्षेत्र में विधायक पुत्र पार्षद सौरभ बेहड़ पर हुए हमले के मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने गंभीरता से लिया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा स्वयं अस्पताल पहुंचे और घायल पार्षद का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली और परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पार्षद सौरभ बेहड़ स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। तभी गली में बाइक सवार 3 अज्ञात युवक वहां पहुंचे। एक युवक बाइक पर बैठा रहा जबकि 2 युवकों ने स्कूटी से गिराकर पार्षद के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना लगभग 6 सेकंड में अंजाम दिया गया।
घटना की पुष्टि स्वयं पार्षद द्वारा की गई है। मामले में एसएसपी ने जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों की शीघ्र पहचान, गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में रुद्रपुर पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात लोहड़ी की रात शराब व नशे के दौरान हुए आपसी विवाद में अंजाम दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार 16 जनवरी 2026 को थाना रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत फाजिलपुर महरौला स्थित गिल रिजॉर्ट के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त 45 वर्षीय मलखान सिंह निवासी प्रीत विहार रुद्रपुर के रूप में की गई। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से विवेचना शुरू की। जांच के दौरान वीरपाल और अमित की संलिप्तता सामने आई है। 18 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रीत विहार शनि मंदिर के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद मुकदमे में धारा 239 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। दिनांक 16 जनवरी को थाना रुद्रपुर में यह सूचना मिली कि फाजिलपुर महरौला के पास एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान मलखान सिंह के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा था, क्योंकि मृतक के सिर पर भारी वस्तु से चोट के निशान थे। हमारी टीम ने सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आज 2 अभियुक्तों अमित और वीरपाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि लोहड़ी की रात शराब के नशे में उनका मलखान से विवाद हुआ था, जिसके बाद वीरपाल ने पत्थर और डंडे से हमला कर मलखान की जान ले ली। घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1) के साथ साथ साक्ष्य छुपाने की धारा 239 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मसूरी के कैंपटी फॉल में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। थाना कैंपटी फॉल में दोपहर लगभग 12:35 पर सूचना मिली है कि काड़ी खाल के पास एक वाहन सड़क से करीब 200 मीटर नीचे नाले में गिरा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां देखा गया कि एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में नाले में पड़ी थी। पुलिस द्वारा नाले में उतरकर की गई जांच में वाहन के पास पानी में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। आसपास क्षेत्र में तलाश करने पर कोई अन्य घायल या मृत व्यक्ति नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान सनी उर्फ विजय निवासी कांधला शामली उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में कुल 6 लोग सवार थे, जो शनिवार रात लगभग 10:30 बजे आइसबर्ग होटल कैंपटी फॉल पहुंचे थे। रात्रि करीब 11 बजे वाहन चालक भोजन करने के बाद गाड़ी में सोने चला गया था। वाहन स्वामी पीयूष जैन ने बताया कि उन्होंने रात करीब 1 बजे वाहन को होटल के बाहर खड़ा देखा था, लेकिन सुबह लगभग 7 बजे वाहन वहां मौजूद नहीं मिला। इसके बाद से वाहन की तलाश की जा रही थी। आशंका जताई जा रही है कि देर रात या तड़के वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे यह हादसा हुआ। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में स्थित सूरजमल यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज के 30 से 40 छात्र छात्राओं ने गेट पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कॉलेज के पास अब तक आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद लगातार नए विद्यार्थियों का प्रवेश कराया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन छात्रों के विषय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारी प्रशासन से अपील है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
8,000 की जॉब देंगे, ये हम 8,000 की जॉब करेंगे, 8-8 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए लगा के हम क्यों करेंगे। बीसी सर से बात करने जाते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन हमें बाहर खड़ा कर देते हैं 2-2 घंटे के लिए कि अभी सर बिजी है, सर बिजी है। फिर जब छुट्टी हो जाती है तो कहते हैं कि कल बात करेंगे। ऐसा हमें 15 दिन से परेशान कर रहे हैं। बाकी जब हमने एडमिशन लिया था तो हमसे इन्होंने बोला था कि इंस्पेक्शन INC का इंस्पेक्शन हो गया है, 1 महीने में INC अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम अदर कॉलेज की बात करें, जैसे देवस्तुली हो गया, उन्होंने इस साल से INC मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट करा है, उनका 1 साल में INC हो जाता है। हमारे 4 साल हो गए, हमारे 4 साल में नहीं हो पा रहा है, 3 साल में नहीं हो पा रहा है, 2 साल में क्यों नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है। हमें कट टू कट जवाब दो। जवाब नहीं देते, मिलने नहीं देते, किसी से धमकी देते हैं। बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। जब हम बिल्कुल परेशान हो गए तब हम यहाँ पे आके बैठे। तो मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं उत्तराखंड में जॉब कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो यूपी के हैं, अदर स्टेट के, ये कैसे काम करेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, कैसे एग्जाम सरकारी जॉब करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोहाघाट में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। यह आयोजन गीतांजलि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे द्वारा स्वदेशी जागरण मंच उत्तराखंड के तत्वाधान में स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ। 18 जनवरी को छमनिया चौड़ स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में युवाओं के लिए 1600 मीटर दौड़ रखी गई, जिसे पूर्ण करने का मानक समय 5 मिनट 25 सेकंड निर्धारित किया गया। जिले एवं आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों युवाओं ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ दौड़ में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सतीश चंद्र पांडे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग के साथ ही अन्य सभी संबंधित विभाग तैयारी में जुट गए हैं, ताकि बेहतर ढंग से कुंभ मेले का आयोजन किया जा सके। क्योंकि कुंभ मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपने बस बेड़े को बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की रणनीतियों को तैयार करने में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि कुंभ मेले के दौरान पहली बार कुंभ क्षेत्र में परिवहन निगम की गाड़ियां यात्रियों को लाती ले जाती नजर आएंगी। इसके साथ ही परिवहन निगम ने कुंभ निधि से 700 बसें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी भेजा है। कुंभ मेले के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से मुख्य रूप से कुंभ परिसर के बाहर ही वाहनों का संचालन किया जाता है, ताकि अन्य राज्यों और अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को हरिद्वार आने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। कुंभ मेले में जैसे कि पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था, तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे, उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएगा और साथ ही साथ जो हमारी बसें जर्जर हो चुकी है, उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से हमें इसमें सहायता प्राप्त हो। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द है कि इसमें भी हमें इसमें कुछ सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो PME बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, उसके द्वारा हम लोग इंटरनल कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करेंगे। चंपावत के गुरु गोरखनाथ मठ में सिद्ध पुरुष बाबा जसवंत नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर गहरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। प्रातःकाल बाबा जसवंत नाथ जी के प्रतीकात्मक स्नान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मठ परिसर भक्तिमय वातावरण में हर हर महादेव और जय गुरु गोरखनाथ के जय घोष से गूंज उठा। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।